नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अगस्त 2020 की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा भेजी गई क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर है। और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है? देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आपको सरल शुद्ध शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करूं, जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है और आप उसकी कही हुई बात को किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच का। जैसे मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार मैं आज तेरे घर नहीं आ पाऊँगा, मुझे बहुत काम है। और मुझे ये बात अगर किसी और को कहनी है तो मैं कहूँगा यार उसने मुझे बोला था कि वो आज मेरे घर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसको बहुत काम है। तो दोस्त ने तो बोला था मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैंने जब बोला तो मैंने बोला वो नहीं आ पाएगा, उसको काम है। तो जो मैं था वो में बदल गया। इसको हम इंग्लिश में जब करेंगे तो ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट का क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, ही सेड वेयर इज शी गोइंग। तो इनडायरेक्ट में हो गया ही आस्क्ड वेयर शी वॉज गोइंग, वो कहाँ जा रही थी। When we turn direct questions into indirect speech, the following changes are necessary. तो वो कहता है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कुछ चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है? टेंसेस, प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम मतलब दिस का दैट हो जाएगा। एंड द प्लेस चेंज इन द स्टेटमेंट्स, थोड़ा प्लेस भी बदल जाता है। द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस टू अफर्मेटिव फॉर्म। द क्वेश्चन मार्क इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस होते हैं इनडायरेक्ट, उसमें क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है। इफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब इज से, इट मस्ट बी चेंज टू वर्ब ऑफ इंक्वायरी। आस्क, वांट टू, इन सब में वो बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्कशीट के साथ। तो आपका है क्वेश्चन है ही सेड वेयर इज द स्टेशन। स्टेशन कहाँ है? तो ये हो गया ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वॉज। उसने पूछा कि स्टेशन कहाँ था। आस्क कैन बी फॉलोड बाय पर्सन एड्रेस। तो कई बार क्या होता है कि जिस आदमी से पूछा गया है उसका नाम भी लिख सकते हैं, मतलब नाम नहीं लेकिन उसका संबोधन लिख सकते हैं। तो ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई गॉट इन माई बैग। बट वंडर एंड वांट टू नो cannot take an indirect object. So if we wish to report a question where the person addressed is mentioned, we must use ask. तो कई बार हमें ask करना पूछना पड़ता है जब indirect, जब हमें एक क्वेश्चन को रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि he asked Mary when is the next train। अभी क्वेश्चन है तो क्या हुआ, कैसे हो जाएगा? He asked Mary when the next train was. If the direct question begins with a question word like when, where, why, how, who, the question word is repeated in the indirect question। यानी कि when, why, how, where तो क्वेश्चन में आएगा। जैसे why didn't you put on the brake। he asked her why। अब देखो यहाँ जो why था वो यहाँ पे भी why रहा। she hadn't put on the brake। she said what do you want। she asked what they wanted। if there is no question word, if or whether must be used। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो if आप लगा सकते हैं। जैसे इज देयर एनीवन, क्या यहाँ कोई है, क्वेश्चन है ना, तो ये चेंज हो जाएगा ही आस्क्ड इफ या वेदर एनीवन वाज देयर। तो चलिए शुरू करते हैं आगे फिर वर्कशीट। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं पहले इनके आंसर्स भी लिख देते हैं फिर डिस्कस करेंगे। तो ये आ गए इसके आंसर्स। अब डिस्कस कर लेते हैं इनको। मधु आस्क्ड is it cold outside। तो मधु asked me if it was cold outside। mother said is Rohan playing in the field। तो mother asked if Rohan was playing in the field। देखो क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसीलिए if या weather लगाना पड़ा, जो लास्ट रूल हमने पढ़ा था। वरुण asked his father where। अब where वर्ड यूज हुआ है क्वेश्चन में तो where तो where ही रहेगा। आर वी ट्रेवलिंग दिस वीकेंड, तो वरुण आस्क्ड हिज फादर वेयर, आ गया ना वेयर का वेयर। दे वर ट्रेवलिंग दैट वीकेंड। सोनिया सेड व्हाट इज द टॉपिक फॉर वर्कशीट इन इंग्लिश।
अब वट का वट ही रहेगा। तो सोनिया आस्क्ड व्हाट वाज द टॉपिक फॉर द वर्कशीट ऑफ इंग्लिश। देखो वर्कशीट इन इंग्लिश नहीं होगा, वर्कशीट ऑफ इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश की वर्कशीट होती है, इंग्लिश के अंदर वर्कशीट नहीं होती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है जो हमने आंसर में ठीक कर दी है। अगला देखते हैं। रश्मि आस्क्ड हाउ ओल्ड इज़ योर ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर तो मेरी ही होगी, तभी मुझसे पूछा जाएगा। तो रश्मि आस्क्ड मी हाउ ओल्ड माई ग्रैंड मदर वॉज। द पुलिसमैन सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। अब वेयर है, तो द पुलिसमैन आस्क्ड द बॉय वेयर डज ही लिव इन दिल्ली, लेकिन क्वेश्चन मार्क हट जाते हैं। अगला है द टीचर आस्क्ड हैव यू गॉट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस। तो टीचर ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास कंप्यूटर है। द टीचर आस्क्ड इफ दे हैड गॉट अ कंप्यूटर एट होम टू अटेंड क्लासेस। तो बच्चों ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट हमने पूरी कर ली है, और इंग्लिश की वर्कशीट जब पूरी हो गई है तो हम अगली वर्कशीट पे मूव करेंगे। तो अगली वर्कशीट देखते हैं कि आज की अगली वर्कशीट किस चीज़ की है। अगली वर्कशीट जो आज की है वो है सामाजिक विज्ञान की, और आज हम पढ़ रहे हैं समकालीन भारत। पार्ट 1 है भारत आकार और स्थिति, यानी कि भारत का आकार कैसा है और दुनिया में हमारी स्थिति मतलब हमारी पोजीशन कैसी है। जैसे आप देखिए दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में रहते होंगे। अगर आप ईस्ट दिल्ली या जमुना पार के इलाके में रहते होंगे तो आप ईस्ट दिल्ली वाले हैं। अगर आप करोल बाग के इलाके में रहते हैं तो आप सेंट्रल दिल्ली वाले हैं। अगर आप लाजपत नगर या मुखर्जी नगर की तरफ रहते हैं, लाजपत नगर की तरफ रहते हैं तो आप साउथ दिल्ली वाले हैं। ऐसे ही अगर आप पंजाबी बाग की तरफ रहते हैं या आप रजौरी गार्डन की तरफ रहते हैं तो आप वेस्ट दिल्ली वाले हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे पोजीशंस होती हैं। अब यहाँ शुरू करते हैं। ये 15वीं वर्कशीट है भारत तथा विश्व। मुख्य बिंदु पहले पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। इस प्रकार पश्चिम में यूरोपीय देशों की पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। अब इसका क्या मतलब है कि भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। अगर मैं भारत को यहाँ नक्शे पर देखूँ तो ये सारे जो देश हैं जहाँ मैंने अभी लिख रहा हूँ, ये सारा आपका पूर्वी अफ्रीका है, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका है। भारत की स्थिति इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच है। इसका फ़ायदा क्या है कि जिन भी लोगों को इस हिस्से से और इन हिस्सों में कहीं जाना होता है तो वो पहले हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इस हिस्से से उस हिस्से में जाने का, कि उनको अगर वो भारत आएंगे तो भारत के यातायात के साधनों का उपयोग करेंगे, हमारे यहाँ ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत स्वाभाविक हैं। इससे भारत की स्थिति का अच्छा होने का फ़ायदा होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, बहुत एक कॉमन सी फ्रेज़ कहती हैं कि दुकान अगर खोलनी है तो जगह मौके की होनी चाहिए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग आएँ तभी दुकान का सामान बिकेगा। तीसरा बिंदु है कि भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्वी एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हुए हैं। ये संबंध समुद्री जलमार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए। आधुनिक समय में वायुमार्गों के प्रयोग ने इस संबंध को और मजबूत बनाया। यानी कि हमारे समुद्री मार्ग तो मजबूत थे ही, जब हवाई साधन मतलब हवाई यातायात की बात चली तो हवाई यातायात में भी हम बहुत मजबूत स्थिति में थे, और इससे भारत का जो व्यापार था पूरी दुनिया के साथ वो और मजबूत हुआ, हमारे संबंध और मजबूत हुए। कैसे, वो आपको समझाता हूँ। इन मार्गों द्वारा उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुँच सके। इसका ये फ़ायदा हुआ, सब कुछ दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे यहाँ से पहुँचा। जैसा कि आप जानते ही हैं, पश्चिमी देशों में योगा हिंदुस्तान से ही गया, आयुर्वेद गया, आज वहाँ पे उसके दीवाने हैं लोग। मलमल आदि कपड़े, मसाले और व्यापार के अन्य सामान भारत के अलग अलग देशों से इन्हीं मार्गों द्वारा ले जाए जाते थे। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में बनने वाले बहुत सारे सामान की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। कॉटन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा जो हिंदुस्तान बनाता है, पूरी दुनिया में उस कपड़े से बने हुए कपड़ों के लोग दीवाने हैं। दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्यकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर भी देखा गया।
अब होता क्या है कि जब वहाँ के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग वहाँ गए, तो इससे दोनों जगहों के बीच में व्यापार का संबंध स्थापित हुआ। इस संबंध के कारण हमारे यहाँ जो कई बिल्डिंग बनी, इमारतें बनी, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उनकी एक छाप है जो पश्चिमी देशों की छाप है। हमारे यहाँ जैसे अगर आप कभी ज़िंदगी में गोवा जाने का मौका मिले तो गोवा में देखिएगा, गोवा में पुर्तगाल के लोग बहुत आए थे, तो पुर्तगाल का जो वास्तुकला है वो वहाँ की बहुत सी इमारतों में देखने को मिलता है जो पुरानी इमारतें थी। अब आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न आ गए हैं आपके। पहला प्रश्न है कि विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थी का वर्णन कीजिए कि भारत कहाँ पर है। ज़्यादा बड़े आंसर नहीं लिखेंगे, उतना लिखेंगे बेटा जितना ज़रूरत है, जितने की नीड है। बहुत बड़ा आंसर लिख के कभी नंबर नहीं मिलते, हमेशा सटीक आंसर लिखना चाहिए। तो पहला उत्तर है कि भारत की मुख्य भूमि एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और यह पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया के केंद्र में मौजूद है। तो यह आपका हो गया पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए जिनके साथ हमारे संबंध थे। तो मैंने पूरे इलाकों का ही नाम लिख दिया है। इलाके कौन कौन से हैं? यूरोप था, पूरे यूरोप में आप चाहें तो यूरोप के देश जो हैं उनका नाम लिख लीजिए, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड। पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, जापान आदि। तो इन सभी के साथ हमारे संबंध थे। चाइना के साथ अभी खराब हुए हैं लेकिन पहले बहुत अच्छे थे। तीसरा है कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। विस्तार पूर्वक लिखिए कि भाई हमारी जो स्थिति है उससे क्या फ़ायदा है। तो हम सीधे लिख देते हैं कि भारत हिंद महासागर में अपने केंद्रीय स्थान से लाभान्वित हुआ है, मतलब उसको फ़ायदा हुआ है क्योंकि यह पूर्वी एशियाई देशों के साथ साथ पश्चिमी में यूरोपीय और अन्य देशों के साथ आसानी से जुड़ने में सक्षम है और बेहतर व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बनाता है। तो क्योंकि हमारी स्थिति अच्छी है, वही ना, दुकान एकदम मौके की है तो सामान भी बिकता है। चौथा प्रश्न है कि आधुनिक समय में वायु मार्गों के प्रयोग से पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध किस प्रकार प्रभावित किए हैं। वायु मार्गों से क्या फ़ायदा हुआ भाई? जल्दी जहाँ जाने में पहले 6 महीने लगते थे, अब 6 घंटे लगते हैं। तो अब लोग व्यापार के लिए देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से जा सकते हैं और बेहतर व्यापार संबंध बनाने के लिए वे भारत से बाहर भी जा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर से हिंदुस्तान में आया और दिल्ली उतरने के बाद उसे लखनऊ जाना, तो दिल्ली से उसे लखनऊ की फ़्लाइट मिल जाएगी आराम से। लखनऊ में उसने अपना कॉटन का काम करवाया, चिकनकारी का काम करवाया, वापस दिल्ली आके वापस जहाँ जाना चला गया। तो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट होने से इन छोटे व्यापारों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक समय कम कर दिया गया है, जिसके कारण एक व्यक्ति एक ही दिन में कई देशों की यात्रा कर सकता है और आसानी से व्यापार संबंधों को बनाए रख सकता है। छोटा आंसर, सटीक आंसर। पांचवा प्रश्न है कि मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होंगे। अब देखिए कैसा होगा कि यदि हम समुद्री मार्ग से मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो हमें भारतीय तट पर मुंबई से होते हुए लाल सागर तक जाना होगा और अंत में भारतीय तट पर व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की संभावना बढ़ जाएगी। पहले दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन आपको दिखाऊंगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई अगर सोचिए किसी को मिस्र से जाना है, तो मिस्र है यहाँ, अब वो यहाँ से आया, यहाँ से आया, बेटा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ। आप सोच के देखो, वो यूं सीधा तो चला नहीं जाएगा, इतने महीनों की यात्रा तो कर नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में उसे रुकना पड़ेगा। बीच में देखो कौन सा बड़ा देश है, यहाँ हिंदुस्तानी है, तो वो जब यहाँ से आएगा तो वो हिंदुस्तान रुकेगा, अपने जहाज़ में ज़रूरी सामान जो है उसको भरेगा और वापस यहाँ चला जाएगा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि समुद्री जहाज़ से ही क्यों जाएगा। भाई ये चाहे तो हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं, बट याद रखिए कि हवाई जहाज़ में जो वज़न ले जाने की क्षमता होती है वो पानी के जहाज़ के मुकाबले कम होती है। अगर बहुत सारा सामान लेके जाना है व्यापार के लिए तो वो पानी के जहाज़ से ही जाता है, वो हवाई जहाज़ से नहीं जाता। और पानी के बहुत बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज़। इन बड़े बड़े जहाज़ों में सामान एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। तो ये बच्चों आपकी आज की दूसरी वर्कशीट थी और हमने आज की दोनों वर्कशीट सॉल्व कर ली हैं। तो मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो और वर्कशीट को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी आंसर लिख पाएँ। हम आपसे मिलेंगे मंडे को फिर दोबारा मंडे की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।